नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। और भारतीय क्रिकेट में एक चीज़ जो है ना, बड़ा मतलब पहले से बहुत लंबे वक्त से ये चलता चला आ रहा है कि किसी भी खिलाड़ी को अचानक से बहुत अच्छा खेल रहा होता है और उसे किस वजह से साइड कर दिया जाता है, ये समझ से परे रहा है। उसके बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि अचानक से परफॉर्म करते हुए भी क्यों, और खास कर करके छोटे शहरों के खिलाड़ियों के साथ ऐसा व्यवहार बराबर किया गया है, पहले भी और आज भी किया जा रहा है। जैसे आप ईशान किशन को ले लें, उससे भी पहले भुवनेश्वर कुमार की बात करना यहाँ पे ज़रूरी है कि भुवनेश्वर कुमार के साथ ऐसा क्यों किया गया कि उनको सबसे पहले सभी फॉर्मेट में मौके मिलते हैं, वो सभी फॉर्मेट के गेंदबाज बनकर उभरते हैं और अचानक से कुछ ही समय के बाद उनको जो है टेस्ट से पहले ड्रॉप किया जाता है। फिर उनको सिर्फ सफ़ेद गेंद का जो है सफ़ेद मैचेस का उनको एक्सपर्ट बताया जाता है। फिर उनको सिर्फ टी20 का एक्सपर्ट बता कर करके सिर्फ टी20 में मौके दिए जाते हैं और अचानक से टी20 से भी उनको बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से धीरे-धीरे कर करके भुवनेश्वर कुमार को साइड लाइन कर दिया गया। उसी तरह से शार्दुल ठाकुर का भी, उस पर बाद में आएँगे, लेकिन अगर रिकॉर्ड की बात, कुछ आज गेंदबाजों के रिकॉर्ड की बात करेंगे, जिसके आधार पे ये हमें तय करना है कि हम लोगों को, ये आप लोगों को भी मैं कह रहा हूँ कि इस पर देखिए, विचार कीजिए कि आखिर ऐसी क्या रही कि जिसके वजह से, ऐसी बात क्या रही जिसकी वजह से आपको भुवनेश्वर कुमार को बाहर करना पड़ गया, शार्दुल ठाकुर को बाहर करना पड़ गया। और बाकी ऐसा क्या रहा खासियत किसी गेंदबाज को बार-बार मौके मिलना, वो जबकि अगर परफॉर्मेंस के आधार पे देखेंगे तो वो कहीं भी इन लोगों के सामने वो टिकते नहीं हैं। मैं बात 3-4 गेंदबाजों का रिकॉर्ड आप लोगों के सामने रखूँगा। सबसे पहले मैं भुवनेश्वर कुमार की बात करता हूँ कि भुवनेश्वर कुमार ने 2013 में टेस्ट में पदार्पण किया और टेस्ट में उन्होंने 21 मैचेस खेले, 37 इनिंग्स में उन्होंने 63 विकेट लिए। उनका बेस्ट जो है 82 रन देकर के 6 विकेट। इकोनॉमी है जो 3 से नीचे का है 2.94, और एवरेज जो है 26 का है। स्ट्राइक रेट 53 का है। 4 विकेट उन्होंने 3 बार लिए हैं और 5 विकेट उन्होंने 4 बार लिए हैं। ये उनका टेस्ट रिकॉर्ड है भुवनेश्वर कुमार का। आप इससे समझिए। ओडीआई की बात करें, उसके बाद 18 के बाद उनको टेस्ट में मौके नहीं मिले हैं। ओडीआई की बात करें तो 2012 में उन्होंने डेब्यू किया और लास्ट ओडीआई उन्होंने 2022 में खेला। 22 के बाद उनको ओडीआई में भी मौके नहीं दिए गए। 121 मैचेस में 120 इनिंग्स में 141 विकेट लिए हैं और 42 रन देकर करके 5 विकेट उनका बेस्ट है। इकोनॉमी जो रेट है उनका 5 का है। स्ट्राइक रेट एवरेज जो है 35 का और स्ट्राइक रेट 41 का। 4 विकेट 4 बार उन्होंने लिए हैं और 5 विकेट उन्होंने 1 बार लिए हैं। ये उनका ओडीआई का है। अब टी20 की बात कर लें, 12 में ही उन्होंने टी20 में भी पदार्पण किया और 22 के बाद से उनको टी20 में भी नहीं, आखिरी बार वो टी20 22 में ही खेलते देखे गए। 22 के बाद उनको मौके नहीं मिले। 22 में अगर टी20 की बात करें, 87 मैच में 86 इनिंग्स में 90 विकेट उन्होंने लिए। मतलब कुछ समय पहले तक वो टी20 में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले की सूची में नंबर 1 पे थे। फिर उसके बाद अभी जो नंबर 1 पे हैं वो चहल हैं और अब दूसरे नंबर पे आ चुके हैं अर्शदीप सिंह। लेकिन तीसरे नंबर पे अभी भी भुवनेश्वर कुमार हैं। 90 विकेट और सबसे बेस्ट जो इनका 4 रन देकर के 5 विकेट है। इकोनॉमी है जो 7 से नीचे का है, 6.96 और 23 का एवरेज है। स्ट्राइक रेट लगभग 20 का है। 3 बार उन्होंने 4 विकेट लिए, 2 बार उन्होंने 5 विकेट, वो टी20 में भी 5 विकेट 2 बार लिए हैं। अगर इनके बैटिंग का भी हम अगर इनको देखेंगे तो बैटिंग में ये जो लग्जरी प्रदान करते हैं भुवनेश्वर कुमार, वो भी बहुत बेहतरीन रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर टेस्ट में अगर बात करें, 21 मैचेस में 29 इनिंग्स में ये 4 बार नॉट आउट रहते हुए 512 रन बनाए हैं। 63 रन इनका नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर रहा है। 22 का एवरेज है, 45 का स्ट्राइक रेट है। 3 बार 50 इन्होंने लगाया है मात्र 21 टेस्ट में, 350। उसके बाद ओडीआई में भी इन्होंने एक 50 मतलब इन्होंने लगाया है और वहां पे भी वो 552 रन ही बनाए। तो आप इनको देखिए ना कि बैटिंग में भी आपको ये देते हैं कि एक ऑप्शन रहता है कि लास्ट में आपके जो गेंदबाज हैं उनका भी एक बैटिंग, अगर वो 50 या 40-35 रन का स्कोर कर देते हैं तो भारत के लिए, जैसे अभी भारतीय टीम जो इंडिया में हारी है ना, टॉप बैट्समैन जो हैं वो उन्होंने प्रदर्शन किया और ना निचले जो पुछल्ले बल्लेबाज होते हैं वो भी प्रदर्शन नहीं किया। जबकि उल्टा न्यूजीलैंड के क्या है कि उनके पुछल्ले बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी।
तो ये भी एक कारण है जो कि भुवनेश्वर कुमार को क्यों बाहर किया गया, मुझे समझ में नहीं आता। इनको मौके मिलने चाहिए थे। और अभी भी एज, जहां तक अगर कोई कहेगा कि एज का फैक्टर है, तो 34 साल के हैं भुवनेश्वर कुमार, अभी ज्यादा उम्र नहीं हुई है। अब इनका ये जो है अगर है, हम इनके साथ साथ अब देखते हैं हम लोग कि मोहम्मद शमी का क्या रिकॉर्ड है। तो मोहम्मद शमी का भी जो है, क्योंकि वो लगातार खेलते आए, जबकि दोनों लगभग एक साथ ही जो है टेस्ट डेब्यू किया था, टेस्ट ओडीआई वगैरह ये सब में। और बनिस्पत क्या है कि मोहम्मद शमी एक साल बाद ही उन्होंने डेब्यू किया था अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। अब मोहम्मद शमी की बात करें, टेस्ट में 2013 से लेकर 23 तक, 23 के बाद वो टेस्ट नहीं खेले हैं। 13 में उन्होंने पदार्पण किया है, 64 मैचेस, 122 इनिंग, 229 विकेट, 56 रन देकर के 6 विकेट। 6 विकेट इनका भी बेस्ट है। इकोनॉमी इनका जो है 3.30, यानी कि भुवनेश्वर कुमार से ज्यादा है। भुवनेश्वर कुमार का 3 से भी नीचे का है। और एवरेज जो है 27 का है, 27.7 का है, जबकि भुवनेश्वर कुमार का 26 का एवरेज है। इनका भी 50 का स्ट्राइक रेट है, उनका भी वही है। 12 बार ये 4 विकेट लिए, 6 बार मात्र 5 विकेट लिए, जबकि वो 4 बार 21 मैच में ही 4 बार 5 विकेट लिए। ये 64 मैचेस में 6 बार लिए। और एज इनका भी जो है वो मोहम्मद शमी का भी, इनका 34-35 साल इनका भी हो रहा है। अब अगर ओडीआई की बात करें तो ओडीआई में इनका रिकॉर्ड मोहम्मद शमी का जो है भुवनेश्वर कुमार से बेहतर है, क्योंकि इन्होंने 101 मैचेस में 100 इनिंग्स में 195 विकेट लिए हैं और 57 रन देकर के 7 विकेट है और 5.5 का इकोनॉमी है और 23 का एवरेज है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा बेहतर बेहतर है उनका, इनका रिकॉर्ड। और 25 का स्ट्राइक रेट है। 10 बार इन्होंने 4 विकेट लिए, 5 बार इन्होंने 5 विकेट लिए हैं। T20 में 23 मैचेस में 24 विकेट, 8 से मतलब 9 का इकोनॉमी। T20 में भी इनसे बेहतर गेंदबाज है भुवनेश्वर कुमार। और 29 का एवरेज यहाँ पे है, 19 का स्ट्राइक रेट है और कभी भी 4 विकेट भी इन्होंने नहीं लिया है। वो बैटिंग की बात करें तो 64 मैचेस में 750, 64 मैच में 750 रन, 250, 56 रन हाईएस्ट है। ओडीआई में 101 मैचेस में 48 इनिंग में, जबकि 64 में 89 इनिंग खेली है। उन्होंने सिर्फ 37 इनिंग खेली है। इसमें सिर्फ ये एक बार इनका हाईएस्ट जो है वो 25 है, 25 रनों का हाईएस्ट है। T20 में सिर्फ 2 बार बल्लेबाजी, 3 बार मिला है मौका इनको, 3 बार, तो एक भी रन इन्होंने नहीं बनाए हैं। तो देखें कि बैटिंग के मामले में भी मोहम्मद शमी से बेहतर है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार सिंह के मतलब एक समय बादशाह माने जाते थे, आज भी वो सिंह इन लोगों से अच्छा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। गति के ऊपर उनके अगर कोई बोला, बीच में सवाल उठे थे कि उनकी गति गिर रही है, बट उस पर उन्होंने काम कर करके 135-40 का स्पीड उन्होंने भी रखा है, फिर भी उनको मौके नहीं मिल रहे। और अभी इवन कि इनको हद तो तब हो गई जब घरेलू क्रिकेट में भी उनको मौके नहीं दिए जा रहे, यानी अचानक से उनको हर जगह से सिर्फ अब आईपीएल खेलते हुए दिखते हैं, ना वो रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए दिख रहे हैं, ना उनको कहीं से भी कुछ मौके नहीं दिए जा रहे हैं। ये हो गया मोहम्मद शमी की बात मैंने कर ली। अब मैं आपको मोहम्मद सिराज का जो है, जो जिनको कि भारतीय टीम पिछले कुछ समय से लगातार मौके दे रही है, उनका भी हम लोग देख लेते हैं कि उम्र उनकी 30 साल है। ज्यादा का डिफरेंस नहीं, 3 साल 4 साल का अंतर है दोनों लोग में। ठीक है, मोहम्मद सिराज की बात करें अगर हम लोग, 31 मैचेस खेले हैं टेस्ट में। ये 2020 में इन्होंने डेब्यू किया और अभी तक लगातार 20 से कंटिन्यू जो है टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। और 19 के बाद से ओडीआई का हिस्सा है, 17 से T20 का हिस्सा है। ये लगातार इनको मौके दिए जा रहे हैं। 30 साल इनकी उम्र है, 4 साल सिर्फ है जो मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार दोनों इनसे बड़े हैं। बट अगर इनके है, अगर रिकॉर्ड हम देखें, 31 मैचेस में 57 इनिंग्स में 80 विकेट लिए हैं, 15 रन देकर के 6 विकेट, इनके भी बेस्ट हैं 6 विकेट ही। इकोनॉमी 3.37, यहाँ ये देख ली। एवरेज 30 का मोहम्मद शमी ये सॉरी भुवनेश्वर कुमार का 26 का। स्ट्राइक रेट 54 का, जबकि भुवनेश्वर कुमार का 50 का। 4 विकेट 5 बार और 3 बार इन्होंने 5 विकेट लिए 31 मैचेस में 57 इनिंग में, जबकि वो 4 बार ले चुके हैं 5 विकेट। अब इस रिकॉर्ड के आधार पर क्या भुवनेश्वर कुमार के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही? क्या उनको मौके नहीं मिलने चाहिए? जितना मौके मोहम्मद सिराज को मिल रहे हैं, क्या उनको मौका उतना मिला था? नहीं मिल पाया। वो इतने दिनों में, इतने सालों में सिर्फ 21 मैचेस खेले हैं और ये 31 मैचेस।
अब ओडीआई के रिकॉर्ड की बात अगर मोहम्मद सिराज की करें, 44 मैचेस में 43 इनिंग्स में 71 विकेट लिए, 21 रन देके 6 विकेट यहाँ भी इनका बेस्ट है। 5.18 इकोनॉमी है इनका, 24 का एवरेज है, 27 का स्ट्राइक रेट से 2 बार 4 विकेट और 1 बार 5 विकेट लिए हैं। T20 की बात करें तो 16 मैचेस, 16 इनिंग, 14 विकेट्स, लगभग 8 का इकोनॉमी, 32 से ऊपर का एवरेज है, 24 का स्ट्राइक रेट है, 1 बार 4 विकेट लिया है। अब बैटिंग की बात कर ले, मोहम्मद बेब सिराज, जो इनको कुछ लोगों ने नाम दिया है कि मोहम्मद बेब सिराज, सरबीब सिराज जो, सॉरी, सरबीब सिराज जो हैं, 31 मैचेस में 41 इनिंग में 108 रन टोटल इनके हैं, जिसमें हाईएस्ट 16 रन है, एवरेज 4 का है और स्ट्राइक रेट 37 का आज तक, मतलब यही 16 है तो 50 की तो बात ही छोड़ दीजिए। 44 मैचेस में 55 रन बनाए हैं, 16 T20 में 14 रन बनाए हैं। तो ये सोचिए ना, इनको मौके बराबर दिए जा रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार को अचानक से उनको हर तरीके के क्रिकेट के फ्रेम से दूर कर दिया गया। आईपीएल को छोड़ दें, आईपीएल में भी हो सकता है इस बार वो नीलामी के लिए जाएंगे, कौन टीम खरीदेगी क्या करेगी वो तो अलग, क्योंकि वो लगातार खेल नहीं रहे हैं तो उनकी स्थिति अब क्या होगी वो तो अलग बात है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब आप ऐसे गेंदबाज को मौके दे रहे हैं, तो भुवनेश्वर कुमार जैसे गेंदबाज को आप साइड करके इस तरह के गेंदबाजों को मौका दे रहे हैं। ऊपर से वो आपको बल्लेबाजी में भी स्टेबिलिटी देते हैं, आपका एवरेज भी इनसे बेहतर है, इनसे और इवन कि मोहम्मद शमी से भी बेहतर है। उसके बाद क्या है कि अगर देखें तो 5 विकेट जो है इनसे ज्यादा वो ले रखे हैं कम इनिंग्स में, उसी तरह से मात्र 1-2 बार का अंतर है, जो जबकि 61-64 मैचेस खेले हैं मोहम्मद शमी ने। फिर भी यहाँ पे ये जो है ना, मतलब सौतेला व्यवहार क्यों बीसीसीआई करती है, चयनकर्ता करते हैं, या कप्तान हो या कोच हो, ये समझ से बाहर है। अब अगर हम ईशांत शर्मा का भी रिकॉर्ड देख लें, ईशांत शर्मा का जो है, ईशांत शर्मा पिछले 3 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहे, उनको भारतीय टीम में जगह नहीं मिल रही है। अगर उनके स्टैट, जबकि अभी 36 साल के वो हो गए हैं, लेकिन 3 साल पहले वो 33 साल, यानी 33 साल की उम्र में उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब उनकी बात कर ले ही अगर, तो 105 मैचेस में 188 इनिंग्स में 311 विकेट, 74 रन देके 7 विकेट। वो आज भी याद है लॉर्ड्स का वो मैच था जिसमें बाउंसर पे बाउंसर मार के भारतीय टीम को इन्होंने जीत दिलाई थी। इकोनॉमी 3.15 बने, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज से इकोनॉमी इनकी बेहतर है। एवरेज जरूर 32 की है, स्ट्राइक रेट जरूर 61 का है, 10 बार 4 विकेट, 11 बार 5 विकेट इन्होंने लिया। एक चीज और है कि अगर इनके बैटिंग की बात करें तो 150 इन्होंने भी लगाए हैं, और इन्होंने ज्यादा रन बनाए ना बनाए, लेकिन वहां पे ऐसा इन्होंने याद होगा, बीवीएस लक्ष्मण के साथ मोहाली में एक ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच हो रहा था, जिसमें कि ये खूंटा गाड़ कर करके बहुत देर तक बीवीएस लक्ष्मण का साथ दिया था और वो मैच भारतीय टीम जीती थी, याद होगा वो। तो ये लग्जरी ये भी उपलब्ध कराते थे कि एक तरफ से आपको पुछल्ले बल्लेबाज रन बनाए ना बनाए, लेकिन वो पारी को लंबा खींचने की क्षमता इनमें, वहां पे क्रीज पर डटने की इनकी भी क्षमता थी। ओडीआई की बात कर लें, मतलब 16 के बाद इनको मौके नहीं मिले। 80 मैचेस में आप 115 विकेट लिए, 34 रन देके 4 विकेट है, 5.72 का इनका भी इकोनॉमी है, 31 का एवरेज है, 32 का स्ट्राइक रेट, 6 बार इन्होंने 4 विकेट लिए हैं। T20 में सिर्फ 14 मैच खेले, 8 विकेट लिए हैं। और बैटिंग का जहां तक सवाल है कि 105 मैचेस में 785 रन बनाए। तो इनको भी 33 साल की उम्र में एक तरह से रिटायर कर दिया गया। ये अलग बात है, अभी इन्होंने रिटायरमेंट ली है नहीं, अब कमेंट्री करते दिखते हैं, और ये दिल्ली में और रणजी टीम में भी इनका सिलेक्शन नहीं, अब तो उम्र हो गई 36 साल की, इसलिए हो सकता है इनको ये नहीं किया गया होगा। अब हम लोग एक और जो गेंदबाज हैं उनकी भी बात करते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो भी बहुत अच्छे 33 साल के हैं खिलाड़ी। उनके रिकॉर्ड की भी बात कर लें अगर हम लोग, तो देखिए कि मैं बात कर रहा हूँ शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर ने 2018 में डेब्यू किया और इन्होंने 11 मैचेस में 19 इनिंग्स में 31 विकेट इन्होंने लिए, 61 रन देकर 7 विकेट इनका बेस्ट है। और इनका जो इकोनॉमी है 3.64 का है, और एवरेज 28 का यहाँ, ये भी मोहम्मद सिराज से बेहतर एवरेज है। और इनका स्ट्राइक रेट जो है 46 का है, स्ट्राइक रेट भी इनका जो है बेहतरीन है, और 1 बार इन्होंने 5 विकेट लिए हैं, मात्र 11 मैच खेले हैं। ओडीआई की जहां तक सवाल है, तो ओडीआई में 47 मैचेस, 46 इनिंग्स में 65 विकेट लिया है, 37 रन देकर 4 विकेट उनके बेस्ट हैं।
6.23 का औसत है, 30 का एवरेज है, 29 का स्ट्राइक रेट है। एक बार भी उन्होंने अभी तक सिर्फ 4 विकेट लिए, 5 विकेट अभी तक नहीं लिया। 25 T20 मैचेस में ये 33 विकेट इन्होंने लिया। 23 के एवरेज से 9 का इकोनॉमी है, 27 रन देकर के 4 विकेट। अब उनके बैटिंग का बात कर ले। बैटिंग में ये जो है, और याद होगा जो सीरीज भारतीय टीम वहां गावा में जो टूटा घमंड था ऑस्ट्रेलिया का, उसमें शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत, रविचंद्रन अश्विन, चेतेश्वर पुजारा, इन सभी का योगदान था। अब यहाँ पे बैटिंग की बात करें, मात्र 11 मैचेज, 18 इनिंग, 331 रन बनाए हैं, 67 रन हाईएस्ट है, 19 का एवरेज है, एवरेज ज्यादा नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट देखिए कि 63 से ऊपर का है। 450, मात्र 11 मैचेज में 450। ये सोचिए कि कितना बड़ा एक अगर ये टीम में होंगे तो भारतीय टीम के साथ एक प्लस पॉइंट होगा। ओडीआई में देखें, 47 मैचेस में 25 इनिंग्स में 329 रन बनाए हैं, 50 रन यहाँ भी इन्होंने, इनका हाईएस्ट है, और 150 यहाँ इन्होंने लगा। स्ट्राइक रेट 105 का है। T20 में ये जो है 25 मैचेस में 69 रन बनाए हैं, 181 का स्ट्राइक रेट इनका रहता है T20 में। इनको भी अचानक से फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है, इनकी भी चर्चा अब नहीं हो रही है। तो इस तरह से जो है समझ से बाहर लग रहा है कि हाँ भाई, आप एक तो गेंदबाज, जो एक प्लेयर को आप इतना खराब, मतलब खराब नहीं, फिर भी कहें कि अगर मतलब बहुत अच्छा नहीं, अगर भुवनेश्वर कुमार और शार्दुल ठाकुर के अगर हम रिकॉर्ड्स देखें और सिराज के रिकॉर्ड्स देखें तो आसमान जमीन का अंतर है। फिर भी मोहम्मद सिराज को आप लगातार मौके दे रहे हैं और भुवनेश्वर कुमार, शार्दुल ठाकुर को मौके नहीं दे रहे, जबकि शार्दुल ठाकुर की उम्र 33 साल है और 34 साल जो है आपका भुवनेश्वर कुमार का, हर 35 साल या 34 साल के आसपास जो मोहम्मद शमी का भी है। मोहम्मद शमी को अभी भी लोग वापस की टीम में मांग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये दोनों के लिए कोई मांग नहीं कर रहा है। जबकि मोहम्मद सिराज की उम्र भी 30 साल है, 31 मैचेस, 30 का औसत। क्या है, बैटिंग में भी कुछ नहीं है। क्यों नहीं इन लोगों को लेकर के गए, समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को लगातार मौके क्यों नहीं दिए जा रहे? ये दोहरा रवैया क्यों बीसीसीआई या चयन करता है, भारतीय टीम मैनेजमेंट, कोचेस और कप्तान जो भी रहे हैं, क्यों करते हैं, ये समझ में अभी तक नहीं आया। रोहित शर्मा से उम्मीद थी कि ये इस तरह से नहीं करेंगे, लेकिन रोहित शर्मा ने भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी टीम चयन में क्यों वो मोहम्मद सिराज को ही क्यों ढोना चाहते। मेरे समझ से बाहर है। बीसीसीआई हमेशा ये दो सौतेला व्यवहार खिलाड़ियों के साथ करता है, और बीसीसीआई का मतलब कि पूरे जो उनके सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं, कि अच्छे अच्छे इस तरह के खिलाड़ियों को साइडलाइन किया जाता है। और पता नहीं अब वहां पे भी मैं बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है कि तुष्टीकरण वहां भी तो नहीं हो रहा। अच्छे खिलाड़ियों के क्यों, मोहम्मद शमी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनके लिए हमें कोई ये नहीं कि हम उनको मौके में, हम तो, मैं तो कहता हूँ कि अगर जो खलील अहमद और ये सब जो है, क्या कहते हैं, एक और गेंदबाज है जो T20 में खेलता है, आवेश खान, उसके जगह पे मोहसिन खान को अगर मौके मिले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मोहसिन खान गति भी बहुत है, वेरिएशन आवेश खान से बहुत बेहतर है, खलील अहमद से भी बेहतर है। मोहसिन खान को मौके क्यों नहीं मिल रहा है, ये मेरे समझ से बाहर। जब मोहसिन खान अभी घरेलू क्रिकेट या आईपीएल में बहुत अच्छा खर्च कर करके, जब आईपीएल ही पैमाना है T20 और भारतीय टीम में सिलेक्शन का, तो मोहसिन खान बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। आप एलएसजी में उनका जो रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, उनका आईपीएल का रिकॉर्ड उठा के देखिए, उनके वो गेंदबाजी कभी मतलब 150 से भी फेंक सकते हैं, तो वो मतलब स्विंग भी करा सकते हैं, दोनों तरफ रिवर्स स्विंग करवा सकते हैं, स्लो गेंद भी फेंक सकते हैं, नकल बॉल भी डाल सकते हैं, उनके पास हर शस्त्र है, उनको मौके नहीं मिल रहे। तो आखिर ये क्या मतलब, समझ में से नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।